हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। एंड इससे पहले हम जो है क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है पार्ट 1 जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया, वो भी कवर कर चुके हैं। एंड उसमें हम जो है इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को कवर कर रहे थे, जैसे कि इंडिया के साइज लोकेशन के बारे में यहाँ पे बात की थी, लैटिट्यूडनल लोकेशन हो गया, लॉन्जिट्यूडनल लोकेशन के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद में जो है फिजिकल फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए थे। माउंटेन्स हैं, डेजर्टेड एरियाज हैं, यहाँ पे प्लेन एरियाज आ जाते हैं। तो आफ्टर दैट जो है हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी ड्रेनेज सिस्टम, मीन जो है रिवर सिस्टम है जो हमारे इंडिया का, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात की थी। तो आफ्टर दैट जो है आपका यहाँ पे क्लाइमेट आ गया था, इंडिया में क्लाइमेट किस तरह का है वो चीजें हमने यहाँ पे देखी थी, सीजन्स के बारे में जो है बात की थी। तो आफ्टर दैट जो है आपका यहाँ पे वेजिटेशन कवर आ जाता है। वेजिटेशन जो है इंडिया में किस तरह का है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट लोकेशंस, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो फिर हमने जो है यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में भी जो है कवर किया था कि पॉपुलेशन पैटर्न किस तरह का है, किस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे की हुई है। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें कवर की थी। ये सारे टॉपिक्स जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज वाई जो मैं आपको ये चीजें बार बार बताती हूँ कि ये चीजें मैंने यहाँ पे कवर की हुई हैं, तो आप यहाँ से डिटेल्ड वे में जो है इन चीजों को कवर कर सकते हो। उसके बाद में क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है उसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो इसमें हम जो है रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे। पहला जो चैप्टर था, इंडिया में जो है कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आ जाते हैं, राइट, नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। एंड इवन जो है इसमें आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी हमने देखे थे। थर्ड चैप्टर में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट दी वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, इंडिया में जो डैम्स वगैरह है यहाँ पे। एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स कौन कौन से यूज किए जा रहे हैं, डैम्स के बारे में बात की थी, इरिगेशन के बारे में बात की थी। राइट, इरिगेशन की वजह से किस तरह से इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी अभी चेंज हो चुका है। लोग जो है अभी जो मानसून के ऊपर जो है ज्यादा डिपेंड नहीं है। तो ये चीजें ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो है प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड स्पेशली अगर हम बात करें कि किसी पब्लिक सर्विस जो कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी हो गया या फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया पीपीएससी, या फिर यूपीपीएससी हो गया, तो उसमें जो है ना ये आपके लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है आप यहाँ से ले सकते हो। क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना ये गवर्नमेंट की जो है ये बुक्स हैं, राइट, ये जो है गवर्नमेंट बुक्स हैं। एंड एक जो है आपको हम बोल सकते हैं कि सही इंफॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ से मिलेगी, राइट। तो उसके बाद में जो है अभी हमने 4 चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट द एग्रीकल्चर, राइट। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया क्या पैटर्न है इसका वो हम यहाँ पे देख रहे थे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है वो अभी तक हमने यहाँ पे देखा था कि कितने टाइप ऑफ फार्मिंग जो है इंडिया में की जाती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी है एंड इवन यहाँ पे कैश क्रॉप्स जो है वो भी ग्रो की जाती हैं। तो ये चीजें हमने देखी थी। मेजर क्रॉप्स क्या है इंडिया में, तो वो भी जो है प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे कवर की थी। तो आप सारी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हो अगर आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है तो, राइट। तो इसी चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 को ही जो है आगे आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मेजर क्रॉप्स वाला जो टॉपिक है उसे ही आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉप है कॉफी, राइट, इसकी भी प्लांटेशन जो है वो यहाँ पे की जाती है। इसकी गुड क्वालिटी के लिए जो है ना यहाँ पे इंडियन कॉफी को पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं। ये जो वेराइटी है ना यहाँ पे इसे अरेबिका वेराइटी बोला जाता है जो इंडियन कॉफी है। एंड इसे जो है ना इनिशियली यमन से जो है लेके आए थे लोग एंड फिर इंडिया में इसे प्रोड्यूस किया था। एंड इस वेराइटी की ना पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड पहले तो इनिशियली सबसे पहले बाबा बुदान हिल्स हैं, राइट, वहां पे इसकी कल्टीवेशन की जाती थी। अभी जो है नीलगिरी जो है कर्नाटक में, केरला एंड तमिलनाडु एरियाज है ना, वहां पे भी जो है इसकी खेती की जाती है। उसके बाद में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं जैसे कि आपके फ्रूट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो फ्रूट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें या फिर जो वेजिटेबल्स आपके यहाँ पे होती हैं तो उसे हम बोल देते हैं हॉर्टिकल्चर, राइट। तो 2018 में इंडिया जो था ना वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, राइट। हर एक चीज का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था 2018 में। जितने भी मेजर क्रॉप्स होती हैं आफ्टर दी चाइना, चाइना जो है नंबर 1 पे था, इंडिया सेकंड नंबर पे था। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल एंड इवन टेम्परेट दोनों ही फ्रूट्स का प्रोड्यूसर है। जैसे कि मैंगोज हो गया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल में। ऑरेंजेस हो गए नागपुर एंड चिरापुंजी में।
बनानास हो गए केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में, लीची एंड गुआवा यूपी एंड बिहार में, पाइनएप्पल्स मेघालय, ग्रेप्स हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में जो है। इन सब की जो है ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड इवन पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, ये जो वेजिटेबल्स हैं, राइट, इनकी भी जो है ना ऑल ओवर दी जो है वर्ल्ड काफी ज्यादा डिमांड है। इंडिया जो है इसका इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। तो अब तक हमने यहाँ पे जो फूड क्रॉप्स थी उसके बारे में पढ़ा था जिसे हम खाते हैं। अभी हम बात करेंगे अबाउट दी नॉन फूड क्रॉप्स, राइट। उसमें आ जाती है एक रबर, ठीक है, ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। एंड अब जो है इसे स्पेसिफिक कंडीशंस पे जो है ग्रो किया जा सकता है। एंड इसमें क्या होता है कि मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है वो यहाँ पे चाहिए होता है। रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा चाहिए होती, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा यहाँ पे चाहिए होता है। तो रबर जो होती है ना, ये एक रॉ मटेरियल के तौर पे इसे यूज किया जाता है, तो ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। एंड केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड, गारो हिल्स हो गए मेघालय के, वहां पे इसकी खेती की जाती है। तो उसके अलावा कुछ फाइबर क्रॉप्स होती हैं, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क हो गया। तो ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। एंड ये जो पहली 3 है ना, कॉटन, जूट एंड हेम्प हो गई, ठीक है, इसे तो डायरेक्टली सॉइल में ही जैसे कि हम बाकी चीजों की खेती करते हैं वैसे ही ग्रो किया जाता है। बट अगर हम सिल्क की बात करें ना, तो उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, आपने सुन भी रखा होगा कि कोकून्स जो होते हैं ना सिल्क वर्म्स के, राइट, सिल्क के जो कीड़े होते हैं उसके कोकून्स जो होते हैं, उन्हें यहाँ पे जो है ना ग्रीन लीव्स के ऊपर फेड किया जाता है। मलबरी लीव्स जो होते हैं उसके ऊपर इन्हें फेड किया जाता है। तो उन्हीं कोकून से जो है यहाँ पे हम नेचुरल सिल्क जो है जो होती है ना वो निकालते हैं, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, सिल्क की खेती करने के लिए मीन सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं उन्हें रियर करते हैं, उन्हें पालते हैं। एंड सो डैट कि वो सिल्क फाइबर को प्रोड्यूस कर सके। तो ये जो प्रैक्टिस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सीरीकल्चर बोलते हैं, राइट। हॉर्टिकल्चर आपको मैंने बताया क्या होता है, फ्रूट्स की खेती, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की खेती जो होती है वो आपका क्या हो गया, इट इज नोन एज दी हॉर्टिकल्चर, राइट। तो ये भी जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो है सिल्क वर्म, राइट, सिल्क वर्म की जो खेती की जाती है मीन उन्हें रियर किया जाता है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जो है सीरीकल्चर बोलते हैं। ये चीजें जो है आपको माइंड में रखनी है। उसके अलावा कॉटन की बात करें तो इंडिया इज बिलीव टू दी ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। मेन रॉ मटेरियल है हमारे इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। 2017 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का आफ्टर दी चाइना, राइट। तो ड्रायर पार्ट्स जो है ना कॉटन कहाँ पे खेती, कॉटन की खेती जो है ना मोस्टली जो ब्लैक सॉइल होती है, राइट, ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉटन की खेती जो है ना वो ब्लैक सॉइल में ही की जाती है। तो ये डेक्कन प्लेट्यू जो है ना हमारे इंडिया का, वहां पे कॉटन की सॉइल आपको मिलती है। हाई टेम्परेचर इसे चाहिए होता है, लाइट रेनफॉल चाहिए होती है या फिर इरिगेशन चाहिए होता है, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। एंड ब्राइट सनशाइन जो है वो इसे यहाँ पे चाहिए होती है। ये खरीफ क्रॉप है, 6 to 8 मंथ्स जो है इसे मेच्योर होने में लगते हैं कॉटन को, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी, तो ये जो है मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कॉटन की। तो आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट दी जूट, राइट, जूट को हम जो है ना गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, राइट। ये जो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल होती है ना फ्लड प्लेन्स की, फ्लड प्लेन्स कहाँ पे है, जो गंगा के हैं, राइट, गंगा के जो प्लेन्स हैं यहाँ पे, वहां पे इसकी खेती की जा सकती है। एंड हाई टेम्परेचर से यहाँ पे चाहिए होता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जो है ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो जूट आपको पता ही है क्यों यूज की जाती है, बैग्स बनाने के लिए, मैट्स, रॉप्स, रस्सियां हो गई, यान बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए या फिर कुछ और आर्ट वाली चीजें बनाने के लिए यूज की जाती हैं। बट जूट का ना एक नेगेटिव पॉइंट है, इसका कॉस्ट जो है ना बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से अभी क्या हो रहा है कि इसकी मार्केट जो है ना वो कम होती जा रही है। डेट मीन्स जो है इसकी डिमांड जो है ना वो बहुत ही कम हो रही है। एंड उसकी ऑल्टरनेटिव जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स अभी यहाँ पे आ चुके हैं। तो उसे जो है लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं जूट की बजाय, ठीक है। तो अभी जो है ना गवर्नमेंट ने कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यहाँ पे किए हैं वो देख लेते हैं। तो आप देख ही चुके हो डैट की एग्रीकल्चर जो है इंडिया में 1000 of years से जो है इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। बट अब क्या है कि लैंड को हम लगातार यूज करते जा रहे हैं, बट जो एक अच्छी नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे चाहिए होती है ना वो हम यहाँ पे नहीं
कर रहे हैं कि सो दैट कि हम अपने एग्रीकल्चर को डेवलप कर सके, ठीक है। चाहे यहाँ पे जो इरिगेशन के सोर्सेस में डेवलपमेंट हो चुकी है, बट हमारी कंट्री के लार्ज पार्ट्स ऐसे हैं, ऐसी स्टेट्स हैं कई, यहाँ पे जो किसान है अभी भी मानसून के ऊपर ही डिपेंड है, या फिर जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है ना सॉइल की, उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो पॉपुलेशन तो ग्रो होती जा रही है, जिसकी वजह से अभी जो है ना ये एक सीरियस चैलेंज है। एंड एग्रीकल्चर जो है ये मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है ना हमारे इंडिया की, उसे क्या प्रोवाइड करता है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाता है। तो अभी एग्रीकल्चर को कुछ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। ओके, तो अभी गवर्नमेंट जो है ना कुछ कोशिश कर रही है, जैसे कि जमींदारी प्रैक्टिस थी उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने की अभी कोशिश कर रही है, होल्डिंग्स जो है यहाँ पे थी लैंड्स की उसे कंसोलिडेट कर रही है, जिसकी लैंड है उसे वापस जो है दिलवाया जाए जमींदारों के हाथ से निकाल के। तो कुछ कंट्री में ऐसे हमें जो है रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान था गवर्नमेंट का, उसमें लैंड रिफॉर्म जो था ना मेन फोकस था। ओके, एंड जो इनहेरिटेंस का अभी राइट होता है कि एक पिता की जमीन है, उसके आगे 4 बेटे हैं, तो उसकी जमीन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंड होल्डिंग है ना वो फ्रेगमेंट होती जा रही हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा जो है ना फोकस करने की जरूरत है। ओके, तो लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग कानून तो कई सारे इनेक्ट किए गए थे, बट हमारे जो नीचे जो ग्रास रूट लेवल है ना वहां तक उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही थी 1960s एंड 70s में ही जो है उन्होंने काफी कोशिश की थी। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन था, व्हाइट रेवोल्यूशन जिसे हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज थी गवर्नमेंट की जिसके थ्रू जो है इंडियन एग्रीकल्चर को जो है इम्प्रूव किया जा सके। बट अभी क्या हुआ है कि इसकी ये जो ऐसे रेवोल्यूशन है ना वो किसी लिमिटेड एरिया तक ही जो है सीमित होकर रह गए हैं, पर्टिकुलर एरिया तक ही जो है ये सीमित हो गए हैं। हर एक पार्ट जो है ना कंट्री का वहां तक ये नहीं पहुंचे हैं। सो देयरफॉर इन 1980s एंड 1990s तो एक जो है ना और फिर कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो इनिशिएट किया गया था, जिसमें इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो थे वो इंक्लूड किए गए थे। जैसे कि क्रॉप्स की इंश्योरेंस की गई थी अगर यहाँ पे कोई ऐसी फेमाइन पड़ती है, एंड ग्रामीण बैंक्स बनाए गए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं, बैंक्स बनाई गई हैं लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए फार्मर्स को एट द लोअर रेट्स, ठीक है। सो डैट के जो है उनकी थोड़ी सी कंडीशन जो है ना वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम हो गई, ये भी कुछ स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई हैं फार्मर्स के लिए। एंड उसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन्स भी यहाँ पे आती हैं, एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स जो होते हैं फार्मर्स के लिए, जिसमें सीड्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन वगैरह दी जाती है, किस तरह से जो है फार्मिंग करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो रेडियो एंड टेलीविजन के ऊपर जो है ऐसे आपको बुलेटिन्स देखने को मिलेंगे। तो गवर्नमेंट ने जो है एमएसपी जो होती हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो भी इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ रेमुनेशन जो होता है वो भी वो जो है इन्होंने प्रोवाइड करवाए हैं, सो डैट की फार्मर्स की जो एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे हो रही है ना मिडिल मैन के थ्रू, उसे थोड़ा सा कम किया जा सके, राइट। तो आगे ना एक ऐसा ही इनिशिएटिव था भूदान, जिसे हम ग्रामदान भी कहते हैं, हमें रिसेंटली देखने को मिला था, रिसेंटली का महात्मा गांधी जी की डेथ के बाद में। तो ये चीज ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। नट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड द विनोदा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हेयर। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपना स्पिरिचुअल हेयर किससे डिक्लेयर किया था। सो इट वाज द विनोदा भावे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सो ये आपको याद रखना है। तो विनोदा भावे जो है उन्होंने सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था, जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह था यहाँ पे जब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो थी वो चल रही थी। एंड इवन जो है ग्राम स्वराज्य में जो है काफी अच्छे से इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। एंड जब गांधी जी की डेथ हो गई थी तो विनोदा भावे ने जो है ना पद यात्रा की थी गांधी जी का मैसेज जो है ना स्प्रेड करने के लिए और ऑल ओवर दी इंटायर कंट्री, ठीक है। सो एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे वो ना पोंचापली आंध्र प्रदेश में लेक्चर को डिलीवर कर रहे थे, तो कुछ गरीब लैंडलेस जो विलेजेस थे ना उन्होंने डिमांड किया कि हमें जो है ना कुछ लैंड जो है वो एक तरह से दी जाए, ठीक है, कि हमें कुछ लैंड जो है फ्री में दे दी जाए, सो डैट कि हमारा भी कुछ भला हो जाए। तो विनोदा भावे उस टाइम तो कुछ प्रॉमिस नहीं कर सके थे, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाके जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की थी कि कुछ ऐसा कोऑपरेटिव फार्मिंग जैसा कुछ अगर प्रोविजन ला सकते हैं तो आप
लेके आए, जो लैंडलेस लेबर है, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, वो भी यहाँ पे कुछ कर सके। ठीक है, तो सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी थे, वो खड़े हो गए एंड उन्होंने 80 एकड़ जो लैंड थी ना, वो 80 लैंडलेस विलेजर्स को जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तो इस एक्ट को जो है ना भूदान बोला गया था। भूदान मीन जो है हमारी लैंड को उन्होंने दान कर दिया था। फिर उसके बाद में इसी आइडिया के साथ विनोबा भावे जो है दूसरी जो पार्ट्स है हमारे इंडिया के, वहां पे भी उन्होंने ट्रेवल किया था। एंड वहां पे भी जो जमींदार से ओनर्स थे, उन्हें जो है इन्होंने मोटिवेट किया था कि आप जो है भूदान करें। तो फिर इसे हम जो है नास ग्रामदान बोल सकते हैं कि बाकी लोगों ने भी जो है भूदान किया था। ओके, तो इसे जो है ना ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी जो है बोला गया है। भूदान ग्रामदान मूवमेंट जो इनिशिएट की गई थी विनोबा भावे के द्वारा, इसे जो है ब्लड लेस रेवोल्यूशन भी जो है नाम दिया गया था। राइट, सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो है उसमें हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे